हमने फर्स्ट पार्ट में जान लिया था कि कैसे सूर्यदेव सिंह के आगे किसी की आवाज नहीं खुलती थी। सुरेश सिंह, सकलदेव सिंह जैसे बड़े बड़े नामों का मर्डर, 2017 में नीरज सिंह का मर्डर और ढुल्लू महतो का बाघमारा में एमएलए बनना, वासेपुर में फाहिम खान के गैंग वॉर प्लस उनका जेल जाना, सब कुछ हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में जान लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उससे आगे। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है और इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संगठन को बदनाम करना नहीं है। इसमें दी गई सारी जानकारी पब्लिक सोर्स से ली गई है। साल 2017 नीरज सिंह के मर्डर केस में संजीव सिंह को जेल हो जाती है और सिंह मेंशन का पावर वीक पड़ जाता है, जिसका फायदा राजनीतिक और कोयला सिंडिकेट माफिया को मिलता है और नए नए गैंग एक्टिव हो जाते हैं। इधर फाहिम खान के जेल जाने के बाद उसका पूरा कारोबार उसका बेटा इकबाल खान और भांजा प्रिंस खान संभाल रहा था, लेकिन 2020 आते आते प्रिंस खान और फाहिम खान के बीच मनमुटाव स्टार्ट हो जाता है। सब बुढ़वा के लिए, फहिमुआ के लिए देंगे उसका गुंडे, जो तुम्हारा गार्जियन बाप आ रहा ना, तुम्हारा गार्जियन ऐसा नरसंहार करेंगे ना बेटा, पूरा सिस्टम हिला देंगे। 12 मई 2021 प्रिंस खान के आदमी सरफुल हसन यानी आला खान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हो जाती है, जिसके बाद प्रिंस खान बौखला जाता है और इसके ठीक 6 महीने बाद 24 नवंबर 2021 प्रिंस खान ने फाहिम खान के सबसे अजीज आदमी महताब आलम और नन्हे खान को मार देता है। इस हत्या के बाद प्रिंस खान खुद वीडियो बनाकर जारी किया और हत्या का जिम्मेदारी ली। इस केस में प्रिंस खान के फादर नासिर खान ने पुलिस के आगे सरेंडर किया था। इसी हत्या के बाद प्रिंस खान अपने आप को वहां का छोटे सरकार घोषित किया। मई 2022 को रंगदारी ना देने पे फाहिम खान के एक और आदमी डब्लू अंसारी को भी गोली मार दी। डब्लू अंसारी को 3 गोली मारी गई और वहां से फरार हो गए। फिर 22 जनवरी 2023 को कोयला बिजनेसमैन मनोज यादव की हत्या दिन दहाड़े गोली मार के कर दी और ये सारी घटना के बाद प्रिंस खान का नाम पूरे बड़े गैंग में शामिल होने लगा। 2019 में असेंबली इलेक्शन में झरिया सीट पर बड़ा ही भयानक मुकाबला होता है। संजीव सिंह की वाइफ रागिनी सिंह बीजेपी से और स्वर्गीय नीरज सिंह की वाइफ पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस से झरिया सीट में खड़ा होती है, यानी कि देवरानी वर्सेस जेठानी मुकाबला होता है। लेकिन इस बार इमोशनली नीरज सिंह को जनता सपोर्ट कर रही थी, जिसके कारण पूर्णिमा नीरज सिंह इलेक्शन जीत जाती है। उधर बाघमारा से एक और नाम पूरे धनबाद में अपना धीरे धीरे परचम लहरा रहा था, नाम है ढुल्लू महतो। ये फायरिंग करता कौन है? ये फायरिंग करता कौन है, ये सामने आना चाहिए। पुलिस इसका 24 घंटा के अंदर पकड़े या तो हम पकड़ के देंगे। हालांकि इन पर भी 50 से अधिक आपराधिक मामले रिकॉर्ड में हैं। जब 2006 में बाघमारा के एक अवैध शराब दुकान रोकने आई एक्साइज वालों के ऊपर ढुल्लू महतो ने प्रेशर बनाया और धमकाया भी था और अपने साथी सहदेव महतो को जबरदस्ती छुड़ा के ले गए, जिसके कारण उन्हें 2016 में 1 साल की जेल भी हुई और फिर अपने कॉलीग राजेश गुप्ता को जबरन पुलिस थाने से छुड़ाया था और एक पुलिस वाले की वर्दी भी फाड़ी थी, जिसके कारण उन्हें 2019 में 18 महीने की जेल भी हुई थी। 2016 में ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल के खदानों में काम कर रही रूसी कंपनी पे दबाव बनाया कि नौकरी में मेरे ही आदमी को ही रखो और आगे चल के साल 2017 में जलेश्वर महतो और कांग्रेस ने बोला कि ढुल्लू महतो बाघमारा क्षेत्र में अवैध कोयला व्यापार, आउटसोर्सिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ब्रांड से रंगदारी लेने का सिंडिकेट चलाते हैं। जब साल 2024 में बीजेपी ने उन्हें संसद का टिकट दिया तो धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने अमित शाह को चिट्ठी लिखा था कि ढुल्लू महतो को टिकट ना दे। उन पर जमीन हड़पने और कोयला चोरी का 50 आरोप है, जिससे व्यापारिक समुदाय में भय है। बोला जाता है कि इस घटना के बाद वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान का फोन सीधे कृष्णा अग्रवाल के पास आया था, जिसके बाद कृष्णा अग्रवाल ने दोनों ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के खिलाफ FIR की थी। लेकिन इसके बाद भी ढुल्लू महतो को टिकट मिला और वो MP बन गए। साल 2025 संजीव सिंह यानी सिंह मेंशन का बाहुबली नेता वापस आता है। लोगों को लगा कि पावर खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी से विधायक सीट नहीं मिलने पर वो मेयर इलेक्शन में निर्दलीय खड़ा होकर बीजेपी के ही नेता को 32,000 वोटों से हराते हैं और बड़े बड़े नेता को जवाब मिल जाता है। उधर प्रिंस खान
रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह अब रांची में होटल टेटोस पर रंगदारी ना मिलने पर गोलीबारी की, जिसमें एक की मौत हो गई। प्रिंस खान दुबई में बैठकर सारा चीज ऑनलाइन ऑपरेट करता है और अब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रिंस खान पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। आखिर ऐसा खूनी खेल होता क्यों है, आइए हम बताते हैं। इस कोल सिंडिकेट के मुनाफे के बारे में आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। धनबाद में 2 टाइप का कोल माइनिंग होता है, एक लीगल, दूसरा इलीगल। लीगली जो भी इनकम होता है वो झारखंड सरकार को जाता है, सेंट्रल को जाता है और फिर बीसीसीएल को मिलता है। लेकिन अवैध कोल माइनिंग से सालाना 4500 करोड़ रुपए का मुनाफा बनता है और यह पैसा 6 स्टेप में बांटा जाता है। ईडी के रिपोर्ट के अनुसार स्टेप 1, गांव के लेबर को, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा, उसे अवैध या बंद खदानों में 50 से 100 फीट गहरी सुरंग में उतारते हैं। वे छेनी हथौड़ी से कोयला काट कर बोरियों में भरते हैं और मोटरसाइकिल से 200-300 किलो लाद कर माफिया के इलीगल डिपो तक पहुंचाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, माफिया के पास अपना संचालित कांटा घर होता है। वहां ट्रकों में कोयला लोड होता है और दूसरे राज्यों की बंद पड़ी अवैध खदानों के नाम पर फर्जी जीएसटी बिल या इनवैलिड माइनिंग चालान रेडी किए जाते हैं ताकि रास्ते में पकड़े जाने पर कोयला वैध दिखे। ट्रक्स रात के 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलते हैं और यहीं पे एंट्री होती है स्टेप 2, लोकल स्काउट्स या लाइनमैन का। इनका काम होता है सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर घूमना, पीसीआर पर नजर रखना और ट्रक के काफिले को हरी झंडी दिखाना कि आगे कोई भी खतरा नहीं है। 3rd स्टेप है स्थानीय पुलिस। जो भी घूसखोर पुलिस होते हैं वो माफिया के ट्रकों को सेफ पास देने का काम करते हैं। अगर कोई ईमानदार अधिकारी आ जाए तो उसके आने से पहले माफिया को खबर चली जाती है। 4th स्टेप है माइनिंग एंड जिला प्रशासनिक अधिकारी, द पेपर क्लीनर। अवैध ओवरलोडिंग को नजरअंदाज करना, अवैध कांटा घरों को चलने देना और फर्जी डॉक्यूमेंट का जांच ना करना। और 5th स्टेप आता है नेता। उन्हीं की छत्र छाया में हर चीज होता है। अगर वो स्ट्रिक्ट हों तो ये अवैध माइनिंग होगा ही नहीं। इनका काम होता है माफिया गैंग्स को सीआईडी या सीबीआई जांच से बचाना, अपने पसंद के अधिकारी को धनबाद के थानों में ट्रांसफर करवाना। और लास्ट स्टेप 6 आता है मुखिया, जो इस पूरा कोयला माफिया को चलाता है, सुप्रीम बॉस। इनका सीधा काम बड़े अधिकारी और नेता के साथ डील फिक्स करना होता है। लेबर को सालाना 2 से 2.5 लाख रुपया मिलता है। जनरल लोकल स्काउट्स को 3 से 5 लाख रुपए मिलते हैं और उनके हेड को 20 लाख रुपए तक मिलता है। 3rd में स्थानीय पुलिस, यानी धनबाद रूट में पड़ने वाले थाना चौकियों और पुलिस नाकों के बीच सालाना 160 करोड़ का रिश्वत बांटा जाता है। स्टेप 4 में माइनिंग एंड जिला प्रशासनिक अधिकारी को 80 करोड़ रुपए तक बांटा जाता है। ईडी के रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी के ठिकानों पर मिलने वाली बेनामी संपत्ति इसी सिंडिकेट का भाग होती है। और 5th में आते हैं नेता। जो घूसखोर नेता होते हैं उनका अर्निंग सालाना इससे 131 करोड़ का होता है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा कोयला माफिया जो सुप्रीम बॉस होता है, उनको 401 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट होता है। ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, लेकिन न्यूज के अनुसार लगातार धनबाद में बेनामी संपत्ति लगातार पुलिस अधिकारी, राजनीतिक से जुड़े लोगों के पास देखी जा रही है।